सो वेलकम गाइस। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सीपीए फॉर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए जब आप यूएस गैप की स्टार्ट करते हैं, सीपीए के फार सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत बार रिपीट होती है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, रिटेन अर्निंग, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इनके बीच में कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू एग्जाम में आते ही आते हैं और मैंने सीपी की एग्जाम पास किए, 90 प्लस स्कोर किया है। सो डेफिनेटली मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि ये कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब देखिए इंडियन स्टूडेंट, आपने सुना होगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप इंडिया की एग्जाम देते हैं या इंडिया की एजुकेशन पढ़ते हैं तो आप एक वर्ड सुनते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? सेल्स माइनस करी, परचेस माइनस करी, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस माइनस करे, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। बट यूएस गैप में नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज किया जाता, यूएस गैप में वर्ड यूज किया जाता है नेट इनकम। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब नेट इनकम नहीं होता, पहले तो ये समझे। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता सारी इनकम। अब सारी इनकम का मतलब क्या है? नेट इनकम तो आएगी आएगी और एक आएगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का क्या मतलब है? तो हम यहां लिख देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस ओसीआई। ये बड़े अक्षर में मैंने लिख दिया ओसीआई। तो सर ये नेट इनकम कहां से निकलती है? नेट इनकम आपकी नॉर्मल तरीके से निकलती है, मतलब आप सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं, प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस माइनस करके नेट इनकम। तो सर जो नेट इनकम वर्ड है, अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जो नेट इनकम है वो तो पी&एल से ही निकलता है, और एक और इनकम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि एक्चुअल में भी येट टू बी रियलाइज है, कैश में रियलाइज ही नहीं हुई, जो रियलाइज नहीं हुई, अनरियलाइज गेन। फिर अभी पढ़ेंगे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन एंड ऑल। तो पहले तो चलिए हम ओसीआई को एग्जांपल से समझते हैं। लेट से आपने सेल करी तो आपकी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल आएंगे, तो $1 इज इक्वल टू 80 रेट था, आपने $1000 का गुड सेल किए, तो आपको कितने लेना है? 80,000। अब जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन, मान के चलिए उस दिन बैलेंस शीट डेट पर $1 क्या हो गया? 85 का हो गया। तो आपके डेटर्स की वैल्यू कितनी होगी अकाउंट रिसीवेबल की? 85,000। क्या अभी भी आपको ये वाला जो कैश है क्या एक्चुअल में रियलाइज हुआ है सर? नहीं हुआ, केवल आपकी बुक्स में वैल्यू बढ़ी है। मतलब 80,000 के जो अकाउंट रिसीवेबल थे वो 85 के हो गए। तो ये क्या है? अनरियलाइज गेन है, तो ये ओसीआई में आएगा, ये पी&एल में नहीं आएगा, नेट इनकम में नहीं आएगा। अनरियलाइज गेन किस में नहीं आता है? तो सर नेट इनकम और ओसीआई का जो टोटल हम कर लेते हैं, नेट इनकम और ओसीआई का जो टोटल कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दोनों आ गई, नेट प्लस ओसीआई। अब कई बच्चे हैं ना एमसीक्यू में कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे एग्जामिनर देगा सेल्स कहां आएगी, ओसी में आएगी या नेट इनकम में आएगी? क्रेडिट सेल्स, दे विल यूज द वर्ड क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स तो आपका नेट इनकम का ही पार्ट है ना। अब आप बोलेंगे सर ये अनरियलाइज है। अनरियलाइज नहीं, अनरियलाइज का मतलब तो क्या होता है? जिसकी वैल्यू केवल चेंज हो जाना, मतलब कोई एसेट की वैल्यू चेंज हो जाना। यहां पर 80,000 की वैल्यू 85 हो गई, तो ये अनरियलाइज है, बट सेल्स अनरियलाइज नहीं है। तो सेल्स किस में आएगा? नेट इनकम। कई बार वो आपसे पूछेंगे डिविडेंड इनकम, नेट इनकम। कई बार वो आपको पूछेंगे फ्लक्चुएशन इन करेंसी, फॉरेन करेंसी, तब आपको ध्यान रखना है कि अगर क्या वो एआर वाले से रिलेटेड है तो वो ओसीआई में आ सकता है। कई बार वो आपको बोलेंगे अर्थक्वेक आ गया और आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से मिला गया क्लेम, ओसीआई नहीं है। ओसीआई तो केवल अनरियलाइज के लिए होता है, ये नेट इनकम नहीं आएगा। तो नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आगे बढ़ते हैं। सर ओसीआई में आपने बताया कि जो अनरियलाइज होते हैं, तो अनरियलाइज में जैसे एक सिक्योरिटी है आपके पास, आपने कहीं किसी कंपनी के डेट खरीद रखे, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करा है। सर ठीक है, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करा हमने $10,000 का, उसकी बैलेंस शीट डेट पर वैल्यू $12,000 हो गई। तो ये जो 2000 है ये क्या है? अगर ये अवेलेबल फॉर सेल है, इसको आप अभी बेचने वाले हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, अनरियलाइज गेन एंड लॉसेस भी आपका कहां आ जाएगा, ओसीआई में आ जाएगा। ऐसे ही पेंशन प्लान है सर, ये पेंशन प्लान एक्चुरियल गेन, ये क्या होता है, जब आप आपकी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको आपके इंप्लॉइज को फ्यूचर में पेमेंट करना, उनको कॉम्पनसेशन पे करना, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे करना है। तो जब आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स फ्यूचर में पे करना है तो उसके लिए आप एक प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होता है एक्चुरियल। वो एस्टिमेटेड बेसिस पे लायबिलिटी बताता है आपकी। मान के चलो उसने लायबिलिटी बताई कि $10,000 की आएगी, एक्चुअल में लायबिलिटी $11,000 की होगी, तो ये 1,000 का लॉस है, ये क्या एक्चुअल तो नहीं है ना। अभी तो एक्चुरियल का जो अजम्पशन है उसमें चेंजेस आया, तो ये भी क्या, ओसीआई। इसी तरीके से डेरिवेटिव्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का मैंने आपको बताया, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज बताया, अनरियलाइज गेन। तो जो भी अनरियलाइज गेन हो चाहे अनरियलाइज लॉस, वो किस में आएंगे सर, ओसीआई। और ओसीआई और नेट इनकम मिलकर क्या बन जाएगा सर, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी पी&एल की आइटम होती है वो नेट इनकम की उसमें आ जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब सब कुछ, चाहे रियलाइज हो या अनरियलाइज हो। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अनरियलाइज ओसीआई में आते हैं और ओसीआई इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सारी इनकम, चाहे आपकी अनरियलाइज हो चाहे रियलाइज इनकम हो, दोनों आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगी। आगे बढ़ते हैं, ओसीआई हो गया। अब मैंने यहां पे लिखा 1 लाख प्लस 50 1 लाख प्लस 5,000 इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नेट इनकम प्लस ओसीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। सर क्या डिसकंटिन्यू ऑपरेशन भी सॉरी टू से, क्या डिसकंटिन्यू ऑपरेशन भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट है? यस, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो सारी इनकम आती है, तो फिर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की भी आएगी। तो सर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्या होता है? जैसे मान के चलो आप एक स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं, है ना, आप एक क्रिकेट का चलाते हैं, एक फुटबॉल का चलाते हैं और एक टेनिस का चलाते हैं। अब आपने सोचा कि यार ये टेनिस का मैंने ये टी बिजनेस हमें बंद करना है, हम नहीं चला रहे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अगले साल बंद करेंगे। लेट्स से आपने इस साल इससे $2,000 कमाए, इससे अपने फुटबॉल के बिजनेस से $5,000 कमाए और क्रिकेट के बिजनेस से आपने $10,000 कमाए। तो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 17 है। तो ये 17 में से 2 जो है वो डिसकंटिन्यू, बिकॉज आप क्या करेंगे, इस बिजनेस को डिसकंटिन्यू। तो डिसकंटिन्यू का मतलब कोई लाइन ऑफ बिजनेस आप जिसको बंद करने वाले, कोई प्रोडक्ट आप बंद करने वाले। जैसे लेट से आप मोबाइल का भी काम करते हैं, टैबलेट का भी काम करते हो और कंप्यूटर का भी काम करते हैं। अब आपने बोला यार टैबलेट का बिजनेस अच्छा नहीं है, तो टैब के मार्केट को आप बंद करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका अभी टेम्परेरी रेवेन्यू आ रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू शट डाउन, अभी आपने शट डाउन नहीं किया, यू आर गोइंग टू शट डाउन। तो जब आप करने वाले हैं उसका प्रॉफिट भी किसमें आता है, डिसकंटिन्यू। और डिसकंटिन्यू इज ए पार्ट ऑफ नेट इनकम। तो कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर डिसकंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है, यस आता है। नेट इनकम में आता है, यस आता है। ओसीआई में नहीं आता, ओसीआई में केवल अनरियलाइज होते हैं और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन रियलाइज है। तो डिसकंटिन्यू इज ए पार्ट ऑफ नेट इनकम। जी सर, बात समझ में आ गई। और नेट इनकम में 2 ऑपरेशन होते हैं, कंटिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यू। तो ये जो क्रिकेट और फुटबॉल का 15,000 है ये आपका कंटिन्यू है और 2,000 क्या है आपका डिसकंटिन्यू। तो जब आप नेट इनकम बनाएंगे तो सेपरेटली आपको क्या करना पड़ता है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को सेपरेटली क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट और आता है रिटेन्ड अर्निंग। तो सर रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब है, जो मैंने पहले लिखा था, रिटेन्ड अर्निंग मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जैसे आपका करंट ईयर लेट से 2025 का प्रॉफिट है $2,000, लेकिन उसके पहले, इसके पहले आप $10,000 प्रॉफिट कमा चुके थे। तो मिलाकर इन दोनों प्रॉफिट को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, ये जो $12,000 है, दिस इज कॉल्ड योर रिटेन्ड अर्निंग। इसी रिटेन्ड अर्निंग में से आप क्या देते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कभी भी रिटेन्ड अर्निंग में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो जनरलिटी क्या पास करेंगे सर, जब हम डिविडेंड देंगे तो रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर देंगे, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी। आउट ऑफ 12,000, लेट से इस 12,000 में से आप 3,000 का डिविडेंड दे रहे हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस 9,000 बचेगा ना।
तो फिर आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? तो सर रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, अभी कैश तो गया नहीं, अभी आपने डिक्लेयर किया है, तो रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, और जब एक्चुअल में पे कर देंगे तो डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको दिक्कत आएगी। बहुत सारे बच्चे जब अदर इंस्टीट्यूट से बैकर सॉफ्टवेयर लेके आते हैं तो पहला टॉपिक ही यही है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सॉफ्टवेयर कोई सा भी यूज कीजिए, हमारे लेक्चर्स अगर आप देखेंगे आपको पिन पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस, 8 ईयर्स से पूरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस, बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीपीए की एग्जाम को पास किया, तो वो एक्सपीरियंस हम आपको क्या करने वाले, शेयर करने वाले। इसलिए हमारे बेसिक क्लासेस को आप मस्ट देखिए, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसीलिए हमारी जो 30 आवर की क्लासेस होती है ना फंडामेंटल की, उसमें हम पहले सीपीए से रिलेटेड ही फंडामेंटल क्लियर करते हैं। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, सीपीए से रिलेटेड फंडामेंटल को क्लियर करना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सीपीए से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल की सीरीज हम आने वाले समय में लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच।